हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा हटके रहने वाला है नॉर्मल पॉडकास्ट से। देखिए, आप लोगों को पता है IFW टॉक्स हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ऐसे लोगों को लेके आता है जिनका ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट होता है, ना ही कोई यूट्यूब चैनल होता है और ना ही उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है स्टॉक मार्केट के यूजर्स से। सो एग्जैक्टली आज हम लेकर आ गए हैं एक ऐसे इन्वेस्टर, ट्रेडर एंड आप कह सकते हो कि बहुत पुराने मार्केट को जानने वाले, जो कि 2007 से इस शेयर बाजार में लगे हुए हैं और अभी तक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट की है। 2007 से स्टॉक मार्केट में हैं और उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट की है। अगर मैं आपको बताऊं तो अप्रॉक्स आज से 15 साल पहले उन्होंने स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करके एक कार भी खरीदी थी उस टाइम के दौरान। तो बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने को मिलने वाली हैं। सो चलिए चलते हैं एंड आज डिस्कशन करते हैं उमेश जी के साथ इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी बातें। हेलो सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, एकदम। चले, बहुत बढ़िया। तो सर, जैसा कि ज़्यादा आपसे मेरी बात हो नहीं पाई, स्टार्टिंग में ही हम डिस्कशन कर रहे थे कुछ, तो एकदम से हमने कहा कि जो भी होगा बिल्कुल ऑर्गेनिक रखते हैं इस पॉडकास्ट को एंड सब कुछ हम बात बिल्कुल ओवर द कैमरा के सामने करने वाले हैं। तो बताइए सबसे पहले कुछ अपने बारे में कि शेयर बाजार में आप किस तरीके से है, कैसे आपको शेयर बाजार के बारे में पता लगा और वो कौन सा साल था? वो 2007 में मैं अकाउंट खुलवाया था। ठीक है। उसमें मैंने रिलायंस पेट्रोलियम के शेयर खरीदे थे। अच्छा, तो 2007 में आपका एज तकरीबन कितना रहा होगा? 2007 में 17 साल पहले की बात हो गई है। हाँ, तो अभी तो आज मेरी 58 की 41 ओके 41 के अराउंड आपका एज था। एंड उस समय आपको फिर शेयर बाजार के बारे में असल में पता कैसे लगा कि कैसे आपने अकाउंट ओपन करवाया? मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। अच्छा, लेकिन किसी के कहने पे मैंने मतलब अपने धैर्य के ऊपर ही ओके पैसे लगा के इसको इन्वेस्ट करके उसमें पैसा कमाया था। ठीक है। तो सबसे पहला शेयर आप बता रहे हो आपने रिलायंस पेट्रोलियम का। रिलायंस पेट्रोलियम में खरीद के रिलायंस पेट्रोलियम से अगर हम बात करें तो रिलायंस पेट्रोलियम अभी जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो सेम नहीं, वो मर्ज हो गई है रिलायंस इंडस्ट्री में। रिलायंस इंडस्ट्री में मर्ज हो गई, तो रिलायंस पेट्रोलियम नाम का एक शेयर होता करता है। हाँ जी। तो क्या था उसकी थोड़ी सी कहानी बताइए, कैसे हमने? हमने उसमें 93 रुपीज पे शेयर लिए थे। ओके, 2000 शेयर के लगभग लिया था और मैंने इसको 252 रुपये पे निकाल दिए थे। 252 रुपए पे निकाल दिए थे, 93 के ऊपर आपने लिया था। तो ये कितना टाइम आपने रखा था? 7-8 महीने के अंदर अंदर इतना मैंने कमा लिया। ग्रेट। तो कितना पैसा उस टाइम लगाया था आपने रिलायंस में? मैंने देख लो 2000 शेयर लिए थे, लगभग 1,80,000 के लगभग लगाया था। ओके, 1,80,000 पे। तो उस टाइम तो 1,80,000 रुपये का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता था। तो ये शेयर बाजार में जब आपने, उससे पहले आपका थोड़ा सा बताइए बिजनेस वगैरह क्या था, कैसे मतलब? तो पहले मैं अपने जो भावनगर की ट्रेडिंग करता था। मैं भावनगर मतलब जहाँ शिप की कटिंग होती है? शिप की कटिंग होती है, वहाँ पे मेरा इंटरेस्टिंग मतलब मटेरियल आता था। मटेरियल मतलब जो शिप कट जाता था उसका स्क्रैप वगैरह? शिप की कटिंग के आता था। शिप की कटिंग, लोहा, स्क्रैप कह सकते हैं। आयरन स्क्रैप। तो अभी भी भावनगर में है ये सब चीजें चल रही है? नहीं, अब तो यहाँ आना बंद हो गया मंडी गोविंदगढ़ में। आप मंडी में नहीं, तो मंडी गोविंदगढ़ मैं आपको बता दूं लोहे का एक बहुत बड़ा शहर है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की मार्केट है ना। अच्छा, तो अभी कहाँ से स्क्रैप वगैरह ज्यादा कहाँ से आता है मंडी गोविंदगढ़? इस टाइम मैंने इसको काम छोड़े को काफी साल हो गया। अच्छा, ये काम अभी आपने छोड़ मेरे दिया? को इस बारे में अभी इतनी नॉलेज ही नहीं रही। हाँ, वैसे मैंने सुना हुआ है भावनगर या फिर गाजियाबाद की इंगट वगैरह भी ज्यादा फेमस है यहाँ पे ना मंडी गोविंदगढ़ में। रायपुर वगैरह की, रायपुर की, हाँ। चलिए, सो उस समय आपका मतलब काम अच्छा खासा वेल स्टेब्लिश था, क्योंकि 2007 में इतना बड़ा अमाउंट, मतलब अभी का मुझे लग रहा है काफी बड़ा अमाउंट होगा। अगर उस टाइम में 1,30,000 को हम देखें, अभी मे भी 10 लाख से ज्यादा का वैल्यू होगा इन रुपीज, है ना, अगर 7% के हिसाब से भी हम लगाते हैं तो। शेयर बाजार में काम करने के लिए एक धैर्य की जरूरत होती है। जो धैर्य से काम करेगा वो ही इसमें कामयाब होगा। मतलब ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें आप 10,000 के 10 लाख भी बना सकते हैं। तो आपने 1,80,000 रुपए के कितने बना दिए थे? कितने बन गए थे वैसे? 5 लाख बन गया था। तो कैसा फील होगा? तो शेयर बाजार देखो, अब फर्स्ट टाइम आपने लगाया, हाँ जी। उस टाइम तो उतनी नॉलेज रही नहीं होगी जैसे अभी आप बाद कर रहे हैं। मतलब इस शेयर को बेच के मैंने फिर रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट की थी। अच्छा, वो शेयर बेचने के बाद आपने तुरंत रिलायंस पावर में भी? रिलायंस पावर का इशू आया था 2008 जनवरी में। अच्छा, इशू आया था, मतलब आईपीओ? हाँ जी, आईपीओ। अच्छा, इसका आईपीओ हुआ था, तो आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला था। ओके, तो बाजार से परचेज किए थे। बाजार से परचेज कितने पे किया था वो आपने? वो मैंने 230 के लगभग परचेज किया था। 230 के लगभग परचेज किया, कितने पे उसको सेल किया, कैसे रहा वो उसमें मेरे को लॉस ही बढ़ा गया। अच्छा, हाँ, आप 2007 में आए थे, इंटरेस्टिंग। उसके बाद मतलब आपके सामने ये क्रैश जो हुआ था मार्केट में,
8 जनवरी में हुआ। उसके बारे में बताइए फिर थोड़ा, कैसा था मतलब क्या? तो एक अमेरिका की तरफ से लेमन एंड लेमन ब्रदर्स जो 2 बैंक थे उनके फेल हो गए थे। उस वास्ते मार्केट बहुत डाउन आ गया था। निफ्टी 6400 से 2800 तक आ गया था। निफ्टी उस टाइम 6400 ट्रेड करता था। 6400 ट्रेड करता, 2800 तक निफ्टी गिर गया था। 2800 तक आ गया था। तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट था उस समय में? नहीं, उस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं था। अच्छा, बाजार में कोई पैसा नहीं लगा हुआ था। फिर आपने फिर जब मार्केट नीचे आया, निफ्टी 6400 से इतना नीचे आ गया, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब किया? आपने मतलब मैं उसको मिस कर गया उसमें। तो जब आपने आर पावर में इन्वेस्टमेंट किया तब क्या मार्केट स्टेबल हो गया था? नहीं, मार्केट वो मतलब ये 2008 के नीचे इशू आने के बाद बाजार से लिए वो डाउन पे डाउन होता रहा। तो मैंने उसको एक दिन पेशेंस खो दिए और उसको बेच दिए। 170 के लगभग मैंने वो शेयर बेच दिए थे। अच्छा, 230 पे लिया था ना? 230 पे लिया, 60 रुपए पर शेयर के हिसाब से इसको। अच्छा, वो फिर कितना इन्वेस्टमेंट था उसमें आपको? उसमें वही था 2000 शेयर का ही था। अच्छा, मतलब 5 लाख रुपए जो आपने वहां से कमाए थे इधर लगा दिए थे। नहीं, वो जो 5 लाख मुझे बताओ जरा, क्योंकि आजकल का क्या है ना, आजकल के जो बच्चे हैं, जो नए यूथ है, वो मार्केट में अगर 5000 भी कमा लेते हैं ना तो अपने आप को भगवान समझने लगता है और उनका दिमाग अलग लेवल पे काम करने लग जाता है। वो सोचता है कि अब तो हम जहां भी हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा। नहीं, सोना तो बन जाएगा। ये मार्केट तो बहुत ऊपर जाने वाली है। ऐसी ही सोच से परे जाएगी मार्केट कि लोग सोचेंगे कि कभी सोचते थे चांद पे जाएंगे हम। हाँ। तो लोग सोचते हंसते थे भी कैसे चांद पे। तो मार्केट की तो ये इसकी कोई इंतहा नहीं है, ये खत्म नहीं होगी। इसने ऊपर जाने जाना, अगर नीचे आने के बाद ऊपर जाती है तो जाएगी ये। इसमें बस धैर्य जो रखेगा वही कुबेर का खजाना उसके पास ही आएगा। फिर आर पावर के बाद आपने फिर क्या किया, कैसे आपकी जर्नी रही? उसके बाद मैंने बस कभी काम नहीं किया। अभी 1-1.5 साल से भी अकाउंट दोबारा खुलवाया। अच्छा, तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि एक आपने प्रॉफिट लिया रिलायंस के ही शेयर में, रिलायंस पेट्रोलियम में, और रिलायंस के ही शेयर में आपने उस मनी को लूज कर दिया। हाँ जी। देन पूरा तो मुकेश अंबानी के शेयर में कमाया, अनिल अंबानी के शेयर में निकलवा दिया। फिर उस टाइम में तो आरकॉम वगैरह का बहुत ज्यादा, आरकॉम एक बारी 840 रुपए तक बिका हुआ है। आज 840 रुपए, आज 1 रुपए का शेयर है वो। तो वहां पे आपने निवेश वगैरह करने को नहीं सोचा? नहीं, वहाँ नहीं। उस टाइम फिर थोड़ा शांत हो गया स्टॉक क्योंकि मार्केट में पता लगता रहता है ना किसके ऊपर कितना कर्ज है कंपनी का। और साहब जो ज्यादा कर्ज वाली कंपनी है उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा गुरु मंत्र बताइए कि अगर कोई बच्चा है वो शेयर बाजार में निवेश करना चाह रहा है, या कोई भी है स्टॉक मार्केट के किसी शेयर में निवेश करना चाह रहा है, उसको कुछ नहीं आता है, तो वो कंपनी का ऐसा क्या देखे जो वो निवेश कर दे? कंपनी के एक तो प्रमोटर की होल्डिंग देखनी चाहिए। प्रमोटर की होल्डिंग कितने परसेंटेज होल्डिंग? अच्छा, मतलब जो मालिक है वो मालिक के पास अपना खुद का शेयर वो कितना रखता है? उसके ऊपर एक कर्ज देखना चाहिए, उसकी ग्रोथ देखनी चाहिए पर साल की। अच्छा, मतलब पिछले कितने साल की ग्रोथ देखी जाए? 3-4 साल 5 साल की देख लें। 5 साल की अगर ग्रोथ अच्छी कर रहा है तो कंपनी तो बेनिफिट तो देगी, आपको कमाई तो करके देगी। अच्छा, मतलब ये अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग, अगर प्रमोटर्स किसी वजह से कर्जा वगैरह उतारने के लिए होल्डिंग कम कर रहा है तो भी कंपनी के लिए खराब हो सकता है? वो भी खराब। ज्यादा होल्डिंग अगर 5-7% बेच दी वो भी खराब नहीं गिना जाएगा। अच्छा, मतलब अगर ज्यादा कुछ बेच रही है तो समझ में आता है कि कुछ तो है। तो ऐसा कोई स्टॉक आपके नजरों में जिसमें लोग लिटरली पूरे बर्बाद हो गए, कोई ऐसा स्टोरी बताइए। ऐसे जेपी एसोसिएट है, जेपी एसोसिएट, हाँ, सुजलॉन है, यूनिटेक है, एजुकॉम्प है। तो आप जब स्टॉक मार्केट से हट गए, अभी आप जैसे ये चीजें बात कर रहे हो शेयर्स की, तो फिर दोबारा आप स्टॉक मार्केट में कब आए हो? अभी 1.5-2 साल से हैं। लेकिन आप तो जेपी एसोसिएट्स, सुजलॉन ये सब बात कर रहे हो, मतलब ऐसा था कि आप पैसा नहीं डाल रहे हो लेकिन आप मार्केट के साथ कनेक्टेड थे, मुझे लग रहा है। हाँ जी, हाँ। मतलब आप मार्केट देखा करते थे? लेकिन मैंने काम नहीं करता था, लेकिन मैं अपने यारों दोस्तों को सलाह देता था। अच्छा, यार बताया करते थे? हाँ जी, एज ए मौखिक मतलब। अच्छा, मतलब जैसे 2 दोस्त खड़े हैं, अभी मार्केट डाउन है, समझ गया। तो आप इस शेयर में पैसे लगा दो, आपको कमाई होगी। तो कोई ऐसा दोस्त जो आपके एक एडवाइस से कहीं और ही पहुंच गया हो? मैंने 8 रुपए पे सुजलॉन को लोगों को बताया था। अभी 1.5 साल में, साल भी नहीं हुआ, साल के लगभग 8 रुपए से नीचे था। और एक मैंने लॉकडाउन के दौरान 65-66 रुपए पे टाटा मोटर का शेयर बताया था लोगों को भी लेके रख लो और भूल जाओ इसको। ओके, कोविड को बेचना नहीं है, जितना मर्जी हो जाए, जब तक आपको पैसे की जरूरत नहीं है इसको रखो। टाटा मोटर अभी तो 1000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी 1080 के लगभग रेट आज का रेट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि कोविड का जो समय था वो एक ऐसा समय था कि उस समय में किसी भी शेयर पे अगर कोई भी पैसा लगा दे वो ग्रो हो जाएगा। हाँ, ग्रो हो जाएगा। तो फिर इसमें अगर आपने टाटा मोटर किसी को लेने को बोला तो आपकी मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई स्टडी की टाटा मोटर के बारे में? वो तो किसी भी शेयर में अगर कोई पैसा लगा देता तो
तो आज उसका पैसा बढ़ जाता, या कुछ है उसके अंदर स्टडी? ऐसा नहीं होता, लेकिन किसी कंपनी के ऊपर कर्ज ज्यादा है, टाटा मोटर के ऊपर भी कर्ज तो है ही, लेकिन एक नाम के ऊपर भी तो शेयर चलते हैं ना, टाटा के नाम, टाटा के नाम से भी शेयर चलते हैं। एग्जैक्ट। तो फिर आपको TTML के बारे में क्या कहना? TTML TTML के मैंने कभी उसके ऊपर देखे ही नहीं उसको। अच्छा, देखे ही नहीं। वो भी टेलीकॉम का शेयर है, वो भी काफी भागा। मतलब मैं आपको बताऊं, 7 रुपए के आसपास चला करता था बहुत टाइम पहले की, अप्रोक्स 4 साल पहले की बात है। टाइम मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता था, 7 रुपए के अराउंड में वीडियोस वगैरह काफी बनाया था, फिर बीच में 240 तक भी गया। तो ऐसे शेयर्स अभी इस टाइम पे कैसे ढूंढे जाए? मतलब सस्ता है, एकदम से ग्रो होगा या बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? मैंने अपने रिश्तेदारों को भी ऐसे शेयर बताए हैं जिन्होंने 6 रुपए पर लेकर 70 रुपए में शेयर बेचे हैं। अच्छा। एक ट्राइडेंट का शेयर था, मैंने अपने मतलब साली के लड़के को बताया था 6 रुपए में, अच्छा। उसने उसको 65 रुपए पे निकाला था। आपने बताया, आपने किसी को सुजलोन बताया था, सोच रहा तो आप हूँ मुझे बताइए सुजलोन में ऐसा आपने क्या देखा? जो टीवी पे न्यूज वगैरह आती है उसको देख के ही अपने मन की आवाज से लोगों को बताता था। तो ये शेयर चलेगा। आज के टाइम पे अगर मन की आवाज कोई और सुने और उसका तो पैसा भी डूब सकता है। तो स्टडीज कुछ आपने देखा था सुजलोन में? स्टडी है, एक अनुभव है। एक अनुभव है। तो ये कैसे, मतलब चार्ट वगैरह भी आप देखते हो? नहीं, चार्ट वगैरह मैं कभी नहीं देखता। कभी नहीं देखा। ट्रेडिंग के बारे में क्या ख्याल है? जो ऑप्शन F&Os हैं, लोग इसमें तो कभी काम करना नहीं चाहिए, ये तो बर्बादी का घर है। ये पैसे डुबाती है। इन्वेस्टर बन के ही काम करोगे तो आप कुबेर को भी जीत लोगे। कभी भी सस्ते शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहिए। फिर आपने सुजलोन में लगवाया। इस सस्ते का मतलब इतना भी पैसा नहीं लगाना चाहिए कि आपको दुख हो। ये बहुत पॉइंट वाली आपने बात बोली है कि भाई अगर आपका गट फीलिंग आ भी रहा है और आपको लग भी रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर शेयर है, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए पेनी शेयर, उसमें आप इतना 10, 15, 20 हजार रुपये लगाओ। अगर 10, 15, 20 हजार आपके लिए बहुत है तो आप उससे भी कम लगाओ। तो डिपेंड करता है कि इतना पैसा जो कि अगर खो भी जाए तो आपको दुख ना हो। एक बारी 20 हजार का अपना लाख अब डाल लिया, उस लाख को अगर अपना 80 हजार रुपया किसी अच्छे शेयर में लगाया जाए 10-20 साल के लिए, तो आपकी मल्टी बैगर पूंजी बनती है। तो अभी इस समय, अभी अगर हम निफ्टी की बात करें, देखो जब आपने लगाया, या फिर विप्रो की स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस है, आपको पता होगा। विप्रो 1980 में लगभग जिसने 100 रुपए लगाए थे, अगर वो रेगुलर चल रहा होगा उसको लेकर, तो आज 200-300 करोड़ का मालिक होगा कम से कम। तो सिर्फ 100 रुपए लगाने वाला। उस टाइम कितने पे था विप्रो? मतलब ये तो मेरे को इतना ध्यान नहीं है। देखिए मुझे पता है, मान लीजिए विप्रो हम एग्जाम्पल ले लेते, 10 रुपए में भी था। अभी कितने की, 600 रुपए के राउंड है ना, 600-700 रुपए की, 515-20 के 515-20 के लगभग। मैं एक बार 10 से 500 रुपए के आसपास तक अगर गया है तो फिर भी आपका 1000 रुपए इतना पैसा नहीं बनता। तो मुझे पता है कैसे बना है, आप एक बार जनता को थोड़ा सा बताइए कि क्या हुआ ऐसा। इसमें कभी बोनस मिलता है, कभी स्प्लिट मिलता है, कंपनी उसकी रेशो घटा देती है, 10 शेयर का 1 शेयर का 10 कर देती है। ओके। डिविडेंड वगैरह सारा जोड़ दिया जाए तो इतना पैसा बनता है। कम से कम 200-300 करोड़ का मालिक होगा जिसने 1980 में 100 रुपए लगाए होंगे। उस टाइम देखो, अब आपने बता दिया, उस टाइम अगर किसी ने लगाया होता। अब जो अभी एरा चल रहा है, अभी 2000, ये भी मतलब बातें इस वास्ते मैं बोल रहा हूँ। मैं तो खैर 1980 में जानता भी नहीं था शेयर बाजार, नहीं, मैं लेकिन ये खबरों में सुन के ही उस अनुभव के तौर पर मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जो भी काम करो तो आप धैर्य से करो और कभी भी पैनिक होकर शेयर नहीं बेचो। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है, उस समय पे जिन्होंने लगाया होता वो तो पैसा बना ली, बट अभी जो 2024 है, क्या अभी भी कुछ ऐसा समय है कि अगर अभी कोई लगा दे और आगे 20 साल के बाद उसके पैसे मल्टीप्लाई तो आज पैसा लगाएगा, 25 साल बाद निफ्टी कम से कम लाख तो पार कर ही जाएगा। 25 साल के बाद लाख पार, फिर भी 5 गुना बढ़ गया। लाख का 2 लाख भी निफ्टी हो सकती है। क्या कहाँ देख रहे हैं आप आने वाले 5 साल में बाजार को? अगले वाले 5 साल में तो 30,000 निफ्टी हो जाएगा, 30,000 पार हो जाएगी। 30,000 पार हो जाएगी 5 साल में। मुझे तो जो स्पीड से भाग रही है, मुझे लग रहा है ये कहीं 1 साल में ही ना करते 30,000 पार। 30,000 हो सकती है, 2 साल में भी हो सकती है 30,000। तो अभी इस समय अगर एक बंदा है, उसको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। अब देखो आपके पास उस समय 1 लाख 1.5 लाख था जो आपने शेयर बाजार में लगा दिया। बस अभी अगर एक मिडिल क्लास फैमिली के सैलरी की बारे में बात करें, मैक्सिमम 25,000 30,000 सैलरी कमाता है। 25-30 हज़ार तनख्वाह होने के बाद घर भी चलाना और इन्वेस्टमेंट के लिए भी निकालने, उनको कुछ ऐसा आप बताइए कि किस तरीके से वो अपने खर्चे को मैनेज करते हुए एक कॉर्पस बना पाए आने वाले टाइम। उसके लिए तो उसको 1 लाख की रकम किसी अच्छे शेयर में लगा देनी चाहिए। 1 लाख की रकम, मतलब उसके बाद 1.5 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को एक बढ़िया शेयर में लगा के चुपचाप बैठ जाना चाहिए। नहीं, उसके पास अगर मैं बोलूँ आपको कोई पैसा नहीं है, उसके हर महीने 25,000 आ रहा है, उस 25,000 में से वो चाहता है कि वो काट पीट के थोड़े पैसे अलग कर सकता है, तो उसके लिए तो फिर सिप अच्छी है। सिप में 500 रुपये महीने या 1000 रुपये महीने की, जो भी 200 रुपये महीने की सिप कर ले वो अच्छी है। चाहे इंडेक्स में कर ले चाहे किसी शेयर में कर ले।
अच्छा, इंडेक्स में भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ईटीएफ में, है ना, निफ्टी 20, बैंक 20। अच्छा, तो फ्यूचर ऑप्शन आपने बताया आपने कभी नहीं किया है। नहीं। कुछ एडवाइस दीजिए जो फ्यूचर ऑप्शन करते हैं या फिर ऑप्शन बाय करते हैं 10-20 रुपए वाला प्रीमियम, सोचते हैं आज ही करोड़पति बन जाएंगे। 90% जनता पैसा गवा के कर जाती है। तो कमाने का कोई तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग में? नहीं, कोई इसका कोई तरीका ही नहीं है। अब बंदा पैनिक बहुत जल्दी होता है। अगर कोई ऑप्शन, मान लो आपने कोई कॉल 4600 वाली ले ली किसी शेयर की, 45 से 90 आती है, आपके मोटा पैसा उड़ने लग जाएगा। 10 रुपए शेयर में ही कि उसके अगर 1 लाख लोगे, मान लो उसमें 2000 शेयर हो गया, 10 रुपए नीचे गया तो 2000 रुपये आपका 20,000 रुपया 20,000 रुपये जाने लग जाएगा। अब कितना को उसको होल्ड करोगे? उसका क्या है, एकदम 100 रुपये नीचे गिर देगा। तो फिर आप फ्यूचर ऑप्शन के बिल्कुल खिलाफ हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें तो इन्वेस्टिंग नहीं पैसा। इन्वेस्टर बन के ही पैसा कमाया जा सकता आने वाले टाइम में कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो बढ़िया कर सकते है। डिफेंस सेक्टर है। हैं? डिफेंस का कोई फेवरेट स्टॉक आपका? डिफेंस के हल है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मजगांव डकयार्ड है, मजगांव डॉक, BML है, BEL है। PEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। डिफेंस और कौन से सेक्टर में आप जान? PSU का बताइए, PSU का क्या सिस्टम है? PSU तो जो सरकारी शेयर भाग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, भाग चुके हैं। तो अभी जाना चाहिए PSU में, नहीं जाना चाहिए? अभी तो PSU में लंबे टाइम के लिए लेना हो तो ठीक है, लंबे टाइम के साल 2 साल के लिए नहीं, 5-7 साल के लिए लेना तो अच्छे। अच्छा, अभी साल 2 साल के, तो क्या लगता है करेक्शन कुछ आएगा? जैसे कि अभी करेक्शन तो जितना आएगा उतना तो बढ़िया है। हाँ, क्यों? इन्वेस्टर के लिए तो उतना बढ़िया है। नहीं, PSU सेक्टर को वैसे आप लॉन्ग टर्म में कैसा देख रहे हैं? या जो अभी अगर देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन एंड ऑल की वजह से PSU बहुत भाग गया, तो क्या इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ, अगर बाई चांस आने वाले टाइम में गवर्नमेंट चेंज होती है तो आप PSU सेक्टर को कैसे देख रहे हो? गवर्नमेंट चेंज देखो कि कौन सी सरकार आती है। अगर बीजेपी की आई तो फिर तो ये कुछ नहीं होता है, फिर तो कुछ नहीं होगा। हाँ। फिर तो ऊपर ही ऊपर है। कल को नवी सरकार आती है, वो क्या रियायत देती है सरकारी शेयरों को, सरकारी कंपनी। वैसे एक फियर तो क्रिएट हो जाएगा PSU सेक्टर्स पे, लेकिन अभी भी बहुत ये निकल गया, मुझे ऐसा लग रहा है अभी करेक्शन चाहिए जिस हिसाब से भागा है PSU सेक्टर। जैसे बेल का शेयर है, हाँ। लॉकडाउन में 20 रुपये का था, आज 300 रुपये है, सही बात। 15 गुना हो गया। तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो BHEL ओके, भेल, तो टाटा के शेयर्स में जाना चाहिए, ऐसे डालने चाहिए, क्या लगता है? टाटा का शेयर जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन इसको होल्ड तो करना पड़ेगा। 2000 तो पार कर ही जाएगा 2-4 साल में। भगवान ना करे अगर रतन सर के साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो टाटा ग्रुप पे क्या इम्पैक्ट? उस समय तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई क्या इम्पैक्ट कैसा रहेगा टाटा ग्रुप? इम्पैक्ट तो इसका शेयरों पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं, पीछे देखो कोई संभालने वाला होगा, कंपनी अच्छा बंदा, एक टेम्परेरी था, नीचे आएगा। चलिए, कुछ ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताइए। मैंने एक बार आपसे बात कर तो ऑप्शन सेलिंग के बारे में सुना था, बेच के चलो, आपने एक वर्ड यूज अगर पैसा कमाना है तो मार्केट जैसे खुलती है 9 बजे, तो आधा पौना घंटा तो मार्केट जिसमें आपने सेलिंग कर दी है उसको देखना पड़ेगा। कौन सा आप बता रहे हो? आप ऑप्शन कॉल पुट्स को सेल कर काल मान लो आपने काल भी बेचनी है किसी चीज की, तो आधा घंटा पौना घंटा हम उसको देखना पड़ेगा। मान लो आपने 25-300 की काल बेचनी है, ठीक है, 25-280 निफ्टी चल रही है या 25-250 या 200 चल रही है, तो आपको आधा पौना घंटा देखना पड़ेगा कहाँ जाके रुक रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट समझ नहीं आती, समझ आती है उसको, बट उसमें आप करते ही नहीं हो फंडोज में, बिल्कुल करते हैं। मार्केट को देखना पड़ेगा आधा पौना घंटा। और कई स्टॉक्स होते हैं जो अपर सर्किट, जैसे कि जो स्टॉक लगातार भाग रहे हैं, लोग उस स्टॉक के पीछे ज्यादा पड़ते, जैसे अभी ये सुजलोन है, अब सुजलोन इतना भाग गया है ऊपर, अब लोग इसके पीछे पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं। ऐसे भागते हुए शेयर में पैसा डालना चाहिए? देखो अभी तो 10 गुना तो पहले ही हो गया, वो 8। वैसे तो देखा जाए तो वो 35 गुना हो गया। 2.70 रुपए तक वो उसका शेयर का रेट था एक बारी, आज 2 रुपये 70 पहले 80 रुपये हो गया। तो कोई ऐसा, अगर कोई इंट्रा, अभी आप कोई ट्रेड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? नहीं, अभी मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा, इंट्राडे वगैरह कुछ भी कर रहे हो? क्यों, ऐसा क्यों है जब शेयर बाजार से पैसा बनाया जा सकता है? ट्रेड करने का फायदा नहीं आजकल। ट्रेड करके नहीं बनाया जा सकता, आप कह रहे हो इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्ट करके, मतलब ट्रेड करोगे। आजकल निफ्टी चल रहा है, शेयर नहीं चलते। समझ, हाँ, बड़े दिनों से ऐसा हो रहा है, 15-20 दिन से आप निफ्टी लगातार ऊपर जा रहा है, शेयर रोज देख लो, आप रेशो देख लो, डिक्लाइन कम ज्यादा होती है, बढ़ने वाले कम होते हैं। निफ्टी इंडेक्स भाग रहा है, तो ये क्या इंडेक्स मैनेज होता है क्या? अब देख लो, निफ्टी हाई पे है, बैंक निफ्टी 53,000 से अभी भी 51,52,000 रुपये है, हाँ, 51,000 है लगभग। तो ये है, मतलब इसमें इंडेक्स में मुझे लगता है ऐसा कि मैनेज होता होगा कुछ ऐसा। मैंने तो मतलब सेक्टर वाइज चलते हैं, कोई शेयर को कोई सेक्टर उसको उठा के लेके जा रहा है, मतलब 20 सेक्टर हैं, 2 सेक्टर चल रहे हैं, वही निफ्टी को उठा के ले रहे हैं, बाकी नहीं चल रहे, वो नीचे चले जाते हैं। तो आपने बताया, एक तो आपने सेक्टर बोला डिफेंस, और कोई सेक्टर? एक पावर सेक्टर पावर सेक्टर में भी दम है। हाँ, बैंकिंग को कैसा देखते हैं आप?
बैंकिंग तो बढ़िया है, जब मर्जी इसको लेके छोड़ दो। तो बैंकिंग बढ़िया है। आने वाले टाइम में ऐसा नहीं लगता जैसे कि अमेरिका में अभी जो रूल है कि बैंक में अभी तो थोड़े से मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, बट एक टाइम तक इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि अभी भी आने वाले टाइम में कट करने की बातें चल रही है, इंटरेस्ट रेट वो कम करेंगे। तो आने वाले टाइम में ऐसा भारत में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कम करना? अगर अमेरिका में होगा तो इंडिया में भी होगा। नहीं, अमेरिका इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या, थोड़ा सा इसको आप समझा सकते हो? बैंकिंग सेक्टर को फायदा होता है, जो कंपनियां मतलब लोन वगैरह उठाती हैं उनको फायदा होता है, उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ता है। किसी टाइम अमेरिका में ब्याज दर कितनी थी, ना के बराबर थी, आज 5-5.5% है। हाँ, वही मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पे भी ना के बराबर हो जा रही है ब्याज दर, तो बैंकों को फायदा होगा या नुकसान होगा? बैंकों को फायदा होगा, क्योंकि फिर तो अगर ब्याज दर कम हो गई तो जब वो लोन बांटेंगे, लोन देंगे, तो उनको इंटरेस्ट भी तो कम आएगा ना उनके पास। इंटरेस्ट कम आएगा, इंटरेस्ट भी जो लोगों की एफडी है उनके ऊपर भी तो कम देना पड़ेगा। कम देना पड़ेगा, ओके। इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो ऑल ओवर हमारे पूरी इकोनॉमी के लिए कैसा होता है वो? अच्छा ही होता है, अच्छा होता है। महंगाई दर नहीं बढ़नी चाहिए उसमें। ओके, मतलब अगर महंगाई कंट्रोल में है तो इंटरेस्ट रेट कम किया जा सकता है। महंगाई कम नीचे आएगी तो ब्याज दरें अपने आप कम हो जाएंगी। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उनके लोन वगैरह की EMI चल रहा है। हाँ जी। वो फिर बाइंग पावर कम होने की वजह से कंपनियों को नुकसान होने लग जाता है, कंपनी के माल कम बिकते हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं ना। महंगाई फिर महंगाई बढ़ जाती है एकदम। हाँ जी। कोई स्टोरी बताइए ऐसा आपको अगर नज़र में आ रहा हो जो लिटरली आपको पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में आपका दिमाग घुमा दिया हो कि अब कभी शेयर बाजार की तरफ देखना भी नहीं है। कोई होता है ना कि हर बंदे के साथ एक होती है। मेरे साथ एक बार मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। मैं ओवरनाइट में अशोक लेलैंड का कॉल लेके चला गया था, स्क्रैपेज पॉलिसी के दौरान का बात है शायद। ठीक है। और उसके बाद दूसरे दिन जब खुला, कॉल अच्छा खासा था और बहुत बड़ा क्वांटिटी था। जब खुला तो मेरे को 8-9 लाख का एक दिन में लॉस लग रहा था। तो उसके बाद से मैंने कसम खा लिया कि आज तक मैं कभी आज अब से BTST बाय टुडे सेल टुमारो वाला काम नहीं करूँगा। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कभी कि आपने? नहीं, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, ना मैं किया कभी ऐसा। अच्छा। लेकिन मेरा एक दोस्त है, अच्छा, वो काम करता था शेयर बाजार में। ठीक है। मतलब जैसे कंप्यूटर स्क्रीन चल रही है, वो बैठा है, मैं इधर वो उसमें काम कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में वो काम कर रहा था, 8-10 साल की बात होगी। उसने 2 लाट उठा लिए, 2 लॉट उठा लिए, उसने सेल कर दिए, सेल कर दिए। अच्छा, और वो गवर्नमेंट ने उसमें पैसा डाल दिया, कई बैंकों में डाला था पैसा, और वो शेयर डबल हो गए थे 4 दिन में। ओह, मतलब ये मुझे लग रहा है एक बार हुआ था इलेक्शन के टाइम पे। ये 8-9 साल। हाँ, मैं उस टाइम मुझे आज भी याद है, मैं शेयर खान नाम की कंपनी, उसमें मैं जॉब करता था और मेरा उस 5,000 करोड़ रुपए PSU बैंकों में आया था, ऐसा न्यूज़ सुना। तो उस टाइम वो बैंक ऑफ बड़ौदा में शॉर्ट बैठा था 2 लाट में। ओहो, कितने का लॉस लगा हुआ? उसको बहुत मोटा लॉस हुआ था। ये तो फिर मार्जिन शॉर्टफॉल आ गया होगा, फोन आ गया होगा। वो तो शेयर कट जाते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, ऑटोमेटिकली शेयर कट जाता है, ठीक है। जब मार्जिन खत्म शेयर कट जाते हैं। वो कुछ लोग सट्टा करते हैं, डब्बा ट्रेडिंग लोग करवाते हैं, वो डब्बा ट्रेडिंग में कर रहा था। तो फिर क्या हुआ? जो मालिक करवा रहा था, उसका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, नहीं, वो काम करवाता था, मतलब लाख रुपया दे दिया उसने तो 10 लाख का काम करवा देता था। जैसे ही लाख खत्म होता था, कहता था लाख और दे दे। वो पैसा ला के दे ही जाता था, उसका काम चल जाता। जैसे 5-7 बारी पैसा ला के दिया, उसके बाद उसने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास तो पैसा नहीं है, वो लॉस में काट दिया था। मालिक को क्या जाता, मतलब वो होल्ड करता गया बैंक ऑफ बड़ौदा को और पैसे भरता गया, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो माल कट गया उसका। तो मार्जिन तो जो मालिक है, जो फ्रेंचाइजी चलाता है, ओके, वो तो उसके बाद तो होता है मार्जिन। वो तो कहता है पैसे देगा तो तेरा सौदा ठीक है। जब उसका मार्जिन खत्म होने वाला था, उसको पहले बोल देता था यहाँ तेरा मार्जिन खत्म होने वाला, लाख भी पैसा ला के दो। पैसा ला के देता तो फिर चालू वहीं से शुरू हो जाता था। अच्छा, तो क्या है ये डब्बा ट्रेडिंग? आपने अभी वर्ड यूज किया, डब्बा ट्रेडिंग तो मतलब सट्टेबाजी है जो लोग करवाते हैं, इसमें कभी नहीं बताना चाहिए, मतलब कभी नहीं जाना चाहिए इसमें। ये एक्सचेंज में जो मुझे ज़्यादा लगता है, ये कोई एक्सचेंज में या कोई पक्के का काम नहीं होता है, सब कुछ कैश उसमें ही होता है। हाँ, कैश में होता कैश में पैसा जमा कराओ, कैश में होता है। तो जो डब्बे वाले होते हैं, आप कभी उनके साथ बातचीत की हो या बैठे हो? नहीं, मैंने कभी बातचीत नहीं करी उनसे, ना मैं जानता हूँ उनको, अच्छा, ना कभी मेरा फोन नंबर है उनके पास ना। लेकिन लोग करते हैं, उनको देखता हूँ करते हैं, तो कहता भी था मैं, ये मत करो तुम्हारे। हाँ, क्योंकि डब्बे वाले जो हैं, अब अगर आपने डब्बा में या मैंने डब्बा में अकाउंट ओपन कर लिया, अगर मैं प्रॉफिट करूंगा तो डब्बे वालों को तो नुकसान है उसका। डब्बा ट्रेडिंग में अकाउंट खोलते ही नहीं, मतलब उनको हमने पैसा जमा करा दिया नॉर्मली, स्क्रीन दिखा देंगे, हाँ वे शेयर चल रहा है, उसी रेट में लेना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं कमाऊंगा बाई चांस आप बिड नहीं डाल सकते, बिड नहीं डाल सकते, मार्केट बिड नहीं मानते,
मार्केट रेट। जो रेट चल रहा है एट दी स्पॉट वो लो बेचो। और अगर मान लो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो डब्बे वाला अपने तरफ से देगा, अपने जेब से वो भी 10% लोग देते हैं, जब प्रॉफिट आने लगता है तो कहते हैं जी पैसा नहीं है जी हमारा। भगा देते हैं। डब्बे वाले का क्या कर लोगे, कानूनी तो है नहीं। समझ गया मैं। हाँ, अगर नुकसान हो रहा है तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर पैसा बनने लगे तो भगा देंगे। लॉस हो रहा है तो आपसे तो पहले ले लेंगे। तो एक मेरी स्टोरी बताता हूँ। ऐसे कमोडिटीज में मेरा एक फ्रेंड था, क्रूड ऑयल ट्रेड करता था, और क्रूड ऑयल में ना वो डब्बे में ही काम कर रहा था। पहले तो उसको नुकसान हुआ 8-10 दिन, तो बड़ा अच्छा था। एक बार इसको ना बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री के दौरान प्रॉफिट आ गया। अब जब प्रॉफिट आया तो उसका अप्रॉक्स 22-23 हज़ार रुपये का प्रॉफिट था, जबकि उसने लूज किए थे सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये। तो जब उसने फोन किया कि आप मुझे पे आउट चाहिए, अगर ट्रेड वो कह रहा है कि ठीक है तुम खेलो, यहाँ पे तुम सट्टा खेलो, पैसा अभी नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो बोला कि मुझे पैसा वापस चाहिए। जब उसने पैसा वापस मांग लिया तो डब्बे वाले ने बहाना बनाया कि आपने जो ट्रेड किया था ये एल्गो लगा के पता नहीं कैसे कैसे किया था, ये ट्रेड मान्य नहीं, और वो कुछ भी कर सकता था, उसके पैसे ही नहीं दिए और वो कुछ भी कर भी नहीं सकता। ऐसे ही एक मेरा दोस्त था, हाँ, जब 2008 में मंदी आई है, क्रूड ऑयल का रेट डॉलर के हिसाब से 140-145 था और इंडियन करेंसी के हिसाब से 6340 था। 6340 2008 में? 2008 में क्रूड इतना महंगा था? क्रूड इतना महंगा था, और अभी भी $140 से ऊपर था क्रूड का रेट औंस के हिसाब से। फिर एक बात बताइए मुझे, पेट्रोल का क्या भाव हुआ करता था उस समय 2007 में? 60-62 रुपये। 2007 में भी 60-62 रुपये पेट्रोल हुआ करता था। उस टाइम डॉलर का रेट कम था ना, हाँ, 38-39-40 रुपये रेट था, 40 रुपये के आसपास था बैरल। कैलकुलेशन तो उसी हिसाब से डॉलर USD का। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो देख करोड़ बेचता गया, मान लो 10 लाख बेचता था इकट्ठे। मिनी तो अभी आया, पहले बड़ा ही चलता था। अच्छा, मिनी अभी आया है। हाँ, उस टाइम बड़ा ही चलता था। वो 6300 से बेचना शुरू किया, नवा आया था मार्केट में। अच्छा, 200 पॉइंट करोड़ नीचे आ गया, 10 लाख बेचे, कितना पैसा बन गया? 200 पॉइंट नीचे आ गया। 10 लॉट बेचे, मतलब 1000 बैरल उसका बिक गया, और 1000 बैरल में 100 एक पॉइंट का 100 रुपया होता है। एक पॉइंट का 1000 रुपया होगा। हाँ, एक पॉइंट का 1000 बैरल में 1 पॉइंट का 1000 रुपया हो गया, तो 200 पॉइंट आ गया, 2 लाख बन गया, 2 लाख रुपया बन गया। उसने ऐसे करोड़, उसकी किस्मत से अच्छी थी जी, आप बुरी लगा लो जो भी है। जैसे वो करोड़ 6300 बेचा, 100 रह गया, वो कवर कर लेता था भी, चलो जो पैसा बन गया रख लो। हाँ, तो करोड़ की चाल ऐसी हुई थी उस टाइम, 100 वाला 8 बन जाता, 6000 रह जाता था, वो 6000 रुपये फिर सेल मार देता था, उतनी वो रह जाता था 5800 में कवर किया। वो एक ही मंथ का लाट जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, मतलब एक नवंबर का चल रहा है, 1 महीने की बात बता रहा हूँ, 1 महीने में हाँ, 5800 में कवर कर लिया, फिर प्रॉफिट आ गया, फिर अगले महीने वाला फिर बेच दिया ना। हाँ, वही उसी महीने वाला, अच्छा, उसी कॉन्ट्रैक्ट में नवंबर का, वो रह गया 5700। अच्छा, वो 5700 में फिर बेच देता था। अच्छा, अगर वो 6300 वाले सीधे नीचे रखता तो उसका मोटा प्रॉफिट आता। हाँ, वो करोड़ 1600 रुपये रह गया, सब 1600 रुपये करोड़ रह गया। 6300 इतना नीचे गिर गया। तो कितने पैसे बना लिए होंगे उसने? उसने 15 लाख रुपए बनाए थे उसी करोड़ में, और उसके बाद वो करोड़ तो नीचे आ गया जमीन पे। उस टाइम गोल्ड का रेट था लगभग 13-14 हज़ार रुपये, वो बढ़ गया गोल्ड में, गोल्ड बेचना शुरू कर दिया। गोल्ड घटने के बढ़ता गया, जो उसने 15 लाख कमाए थे, 15 लाख तो वो दिए, 10 लाख पल्ले से दे के उसने खड़ा छुड़ाया, नमस्ते यार, आज के बाद मैं कमोडिटी में काम नहीं करूँ। ओके, तो अच्छा, जब क्रूड नीचे आ रहा था मतलब इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है, और इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है तो उसको पता होना चाहिए गोल्ड तो बढ़ेगा। मंदे की वजह से ना, हाँ, मंदे, वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर मंदे की बाजार रहेगी तो गोल्ड तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, वो तो हमेशा बढ़ेगा। गोल्ड बढ़ता गया। हाँ, जब भी इकोनॉमी डाउन होगी तो गोल्ड का बढ़ना ही बढ़ना है। कोविड में भी ऐसा ही हुआ था। कोविड में गोल्ड क्या रेट था, मुझे लग रहा है 46-44 हज़ार था शायद ना, 45,000 के लगभग, 45-46 हज़ार था। और उसके बाद कोविड के दौरान ही बढ़ के मुझे लग रहा है 60 हज़ार लगा दिया, तो काफी भाग गया था गोल्ड। सिल्वर भी काफी भागा था कोविड के दौरान। सिल्वर भी हाँ काफी तेज हो, हाँ, 74,000 तक गया था एक बार, 74,000 से नीचे आया था। हाँ, फिर उसके बाद फिर भागा था। तो ये रूल है कि अगर हमारी इकोनॉमी या फिर कोई चीज़ आएगा भारत के ऊपर, या फिर जो कोई चीज़ इकोनॉमी अगर स्लो डाउन होगी तो गोल्ड जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट भागेगा। गोल्ड तो एक मतलब बंदे को ये कह सकते हैं कि अपने पाँव मजबूत करने वाली बात है। गोल्ड में जो इन्वेस्ट करेगा वो कभी मार नहीं खाएगा, कभी मार नहीं खाएगा। गोल्ड ने तो बढ़ने ही है। अभी एक वायरस की खबर बहुत फैल रही, सुना आपने? मंकी पॉक्स, हेमपॉक्स। नहीं, मैं नहीं सुना। आने वाला है, कह रहे हैं आने वाले कुछ टाइम में फिर से शेयर बाजार में। वैसे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे अमेरिका के इलेक्शन होंगे तो उसके बाद भयंकर मंदी है शेयर बाजार में, भयंकर मंदी आएगी कह रहे हैं। 2008 साल की मंदी, ऐसे भी मंदी आ सकती है, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं करता। और भारत अभी अगर देखा जाए डेवलपिंग है, ये डेवलप हो रहा है अभी तो। यहाँ पे कम से कम
कुछ साल तो मंदी नहीं आनी चाहिए, बल्कि और चीजें बढ़ेंगी जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रहा है, लोगों की कमाई ग्रोथ अच्छी है ना, तो जिस हिसाब से लोगों की कमाई बढ़ रही है। अब देखो टाइम दाज से अगर हम 4-5 साल पहले जाएं, लुधियाना की बात अगर मैं करूँ, लुधियाना के आउटर एरिया में पूरे खेत ही हुआ करते थे, और अभी अगर मैं लुधियाना के आउटर एरियाज में जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ लिटरली ऐसा लगता है पूरा का पूरा शहर फैल गया है। जितनी इतनी तेजी से भारत में, सिर्फ मैं एक छोटा सा शहर बता रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो कंस्ट्रक्शन वगैरह भी बहुत ज़्यादा ही तेजी से हो रही है, इसमें भी लगाना चाहिए पैसा। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो अच्छी है, कंस्ट्रक्शन वाला सेगमेंट भी अच्छा है। अभी तो इन्वेस्टर हिंदुस्तान में आए नहीं, जो फॉरेन इन्वेस्टर है तो पूरी तरह से इंडिया की उन्हें इन्वेस्ट नहीं किया अभी तो बहुत, लेकिन वो इन्वेस्ट करेगा तो मार्केट कहाँ जाएगी किसी को पता ही नहीं लगेगा। और अभी ये जो रैली हुई है कुछ टाइम में इंडिया में, एफपीआई ने तो बहुत माल बेचा है। अब बेचा है ना, तब भी मार्केट इतनी ऊपर है। हाँ, बेचा है तब भी मार्केट, मतलब ये है कि भारत में डीआई, भारत के इन्वेस्टर्स में है दम। मार्केट इन्वेस्टर्स जो पहले मार्केट चलती थी फॉरेन इन्वेस्टर पे, जैसे वो निफ्टी मतलब 500 करोड़ की सेल कर दी, हाँ, तो मार्केट डाउन हो जाती थी। हाँ, चाहे इंडिया वाले जो मर्जी खरीद लें, सही 500 की बजाय 1000 करोड़ खरीद लें, उनके जो व्यू होते थे उनके ऊपर मार्केट चलती थी। 500 करोड़ में ही 400 निफ्टी तोड़ देते थे, 500 निफ्टी तोड़ देते थे, जब स्लो निफ्टी मतलब नीचे के रेट पे होती थी। सही बात है, 6-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये रेट पे होती थी। आज जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार्केट टूटने नहीं दे रहा, वो इतना पैसा मार्केट में डाल रहा है। और हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कोविड के बाद ना रिटेलर्स को या फिर इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा भरोसा भी है, जिस हिसाब से कोविड में टूटा मार्केट और फिर जिस तेजी से रिकवर हुआ, अब उनको ऐसा हो गया है कि भाई अब कोई भी आपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, शेयर बाजार में अगर डिप आ रहा है या डाउन आ रहा है तो वहाँ पे पैसा झोंकना है, झोंकना, ये एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी है। जिसके पास हौसला है वही कमाएगा भाई। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी जो नए बच्चे हैं, स्टूडेंट्स या फिर 20 साल से लेकर 25 साल के बीच के, उनके लिए कुछ बोल दीजिए ऐसा। वोल्ट के लिए तो यही है, बस जो आजकल नए बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर ये सोचते हैं आज पैसा लगाया कल को करोड़पति हो जाएंगे, वो कामयाबी उनको नहीं मिलेगी। अगर वो आज उनकी उम्र 25 साल के 30 साल भी है तो उसको 30 साल के लिए पैसा लगाना चाहिए मार्केट में, 30 साल के लिए पैसा लगाना चाहिए, बोल जाए पैसा लगा के जितनी उसकी हिम्मत है, एक अच्छे शेयर में लगा के, और उसके साथ भी कुंडली मार के बैठ जाना चाहिए कि मेरे शेयर हैं मैं नहीं बेचूंगा, बस वो ही पैसा कमाएगा, नहीं दूसरा। कैसे अगर कोई बंदा स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा है, पोर्टफोलियो बना रहा है, तो एक सिंगल कंपनी को पकड़े या थोड़े थोड़े पैसे करके मल्टीपल कंपनीज में? 2-3 कंपनी पकड़ ले, अच्छी कंपनी पकड़े। कई लोगों को मैं देखा हूँ पोर्टफोलियो हमारे पास आते हैं, तो मतलब अगर उनके पास 1 लाख है, 1 लाख में कम से कम 50 कंपनियों में निवेश कर देते हैं। नहीं, वो गलत है, क्योंकि अगर एक शेयर पे उनका बहुत अच्छा चल भी गया 2000, 4000, 5000%, तो उनको पैसा भी कुछ नहीं मिलेगा, उनका इन्वेस्टमेंट ही बहुत थोड़ा था। अच्छी कंपनी चूज करके कम नंबर ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि हर सेक्टर का जो एक जो बाप कंपनी है, मतलब अगर बैंकिंग देखें हम तो HDFC बैंक, और एक थोड़ा सा जो अभी ग्रो करना चाह रहा है या ग्रो होना चाह रहा है वो, या नई IPOs जो आ रही हैं उसका सेक्टर वाइज, मतलब हर सेक्टर का 2 कंपनी अगर आप रख ले रहे हो, IT हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बैंकिंग हो गया, आज तो इस टाइम तो वैसे IT कंपनियों में पैसा लगाना क्या टाइम आने वाला है, आ गया मतलब मिड कैप एंटी कंपनी है, उसमें IT कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए। मिड कैप वैसे बहुत भागा, मिड कैप के शेयर्स जिस हिसाब से ग्रो हुए हैं, नेक्स्ट लेवल ग्रोथ। चलिए आने वाले टाइम में भी हम मतलब फुल ऑन भारत पर तो बुलिश ही रहे, भारत तो बुलिश ही है। चले, बहुत अच्छा लगा गर्ग साहब आपसे बात करके, मिलकर, हो बहुत ज़्यादा लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। देखो अगर मैं छोटे और शॉर्ट में कंक्लूजन दूँ ना, तो भारत के हर बंदे को शेयर बाजार के बारे में समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर कहीं से पैसा बन सकता है लॉन्ग रन में, तो वो सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार है। शेयर बाजार में आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप FD करोगे, आप इंश्योरेंस लोगे, आप और कहीं पैसा लगाओगे, इस तरह का रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। शेयर बाजार एकमात्र रास्ता है जहां आपको शेयर लेना हो, कम से कम 10 साल उसको दो रखो, 10 साल रखो, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाना है तो स्टॉक्स में आपको जाना ही पड़ेगा। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर बने हैं, मार्क फाइबर वगैरह हो गए, ये लंबे टाइम के लिए चलते थे। सही बात है, इनके पास पैसा है तभी बने। तो एग्जैक्टली वही है, आप प्रॉफिट्स आपके सामने होंगे, चल रहे होंगे, दिख रहे होंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा कि भाई देखो नुकसान पे तो सब बैठ जाते हैं। जो शेयर धीरे धीरे चलता है, कछुए की चाल वाला चलता है, हाँ, पैसा उसमें लगाना चाहिए हमेशा। ITC मुझे आज भी याद है, कछुए से एग्जाम्पल दिया जाता था, और भाई जब वो फटा ना 200 रुपए के आसपास 10 साल तक टिका रहा,
और जब वो फटा तो 600 रुपये भी जाके आया। तो बहुत शानदार चीज़ है, शेयर बाजार को समझिए, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको समझाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, धन में आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बहुत सारी क्लासेज एंड वेबिनार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू गर्ग साहब, बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल पे। थैंक यू।